ये आप देख सकते हैं, ये होता है मैनिफोल्ड वाल्व। इस गेज के बारे में आज हम समझने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है, इसे कैसे यूज किया जाता है। डिटेल्स में मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये मैं कैप खोल देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये होता है मैनिफोल्ड वाल्व। इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तब तक सभी दोस्त जुड़ जाएं, उसके बाद मैं शुरू करता हूं इसके बारे में बताने का कि ये किस तरह से काम करता है, इसे कैसे यूज किया जाता है। इसमें 2 गेज हैं और कौन सा गेज का क्या नाम होता है इसको भी मैं बताऊंगा। और ये जो इसमें लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, एक येलो कलर, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। 3 कलर है। तीनों पाइपें कैसे यूज की जाती हैं इसके बारे में हम समझने वाले हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप ग्रुप में शेयर कर दें, कहीं ना कहीं ग्रुप में जो एयर कंडीशनर का ग्रुप होता है उसमें शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और इसे देख पाएँ। Because I tell you today how to use this manifold gauge, how to gas charging, how to use this. So please share this live in the group. क्योंकि थोड़ा ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हमारे ग्रुप में, हमारे पेज पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं। तो फिलहाल हिंदी नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा मैं बोल दूंगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसको, हाउ टू यूज़ दिस। यहाँ पर देखिए, इसमें 2 गेज हैं, दोनों का अलग अलग नाम होता है। कैसे, अब पहचान कैसे सकते हैं, पहले ये मैं बता दूँ। एक होता है हाई प्रेशर गेज और एक होता है लो प्रेशर गेज। कौन सा लो प्रेशर गेज है, कौन सा हाई प्रेशर गेज है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसकी कलर कोडिंग से हम पहचान सकते हैं, कलर कोडिंग से भी पहचान सकते हैं। और इसमें भी होता है पहचानने का, इसमें भी मैं बताऊंगा कि कैसे पहचान सकते हैं। ये है कलर कोड, जो कि रेड कलर का जो होता है ना, वो हाई प्रेशर गेज होता है। अब हाई प्रेशर गेज, और ये ब्लू कलर का होता है, ये लो प्रेशर गेज होता है। हाई प्रेशर गेज यूज कहाँ किया जाता है और लो प्रेशर गेज कहाँ यूज किया जाता है, इसको भी समझ लीजिए। तो एक तो हो गया कलर की पहचान। ये रेड कलर वाला हाई प्रेशर गेज, ब्लू कलर रेड है, ये जो ब्लू कलर है ना, ये लो प्रेशर गेज है। ये तो कलर कोड की पहचान हो गई। अब यहाँ से पहचानते हैं हम, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर देखिए ना, 250 PSI है, सिर्फ 250 PSI आप देख पा रहे होंगे। Where is your company based here? I am name in Saudi Arabia. I am working here in Saudi Arabia, Riyadh city. Bro, I am working in Riyadh city, and my company is a very big company. My company name, what is my company name? I don't know. Sorry. So this is the low pressure gauge, blue color coding here. This is the blue color, low pressure gauge, and red color, high pressure gauge. And here how to know, how to find which the high pressure gauge and which the low pressure gauge. Here, see here, 250, only 250 PSI here, 250 PSI low pressure gauge. And here you see mention here 450 PSI, 450 PSI. So this is the high pressure gauge. अब मैं बताऊंगा कि ये लो प्रेशर गेज और हाई प्रेशर गेज कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो इसके लिए देखिए ना, लो प्रेशर गेज, अगर मानिए कि R22 आप गैस चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर लो प्रेशर गेज का यूज किया जाता है। और अगर आप R410, R32 गैस चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको
ये हाई प्रेशर गेज यूज करना पड़ेगा। वैसे भी लो प्रेशर गेज से भी आप चार्ज कर सकते हैं R410। जैसे कि इफ़ यू वांट टू गैस चार्जिंग R410 एंड R32, सो यू कैन यूज हाई प्रेशर गेज रेड कलर, एंड इफ़ यू वांट टू गैस चार्जिंग R22, सो यू कैन यूज दिस लो प्रेशर गेज। तो दोनों तरह से बोलना पड़ता है। आई डोंट स्पीक हिंदी बट आई वांट टू लर्न अंडर यू या कहूँ बट आई डोंट स्पीक इंग्लिश गुड, माई इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी लो, सो आई स्पीक ओनली हिंदी, बट यू अंडरस्टैंड माई बॉडी लैंग्वेज। So I tell you, this is the high pressure gauge and this is the low pressure gauge, blue color. Red color high pressure gauge. I can speak something English because I am not more educated. तो अगर आप वैसे आप लो प्रेशर गेज से भी आप दो लैंग्वेज में बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट maybe I hope you understand my language. So sorry because I speak only Hindi. तो ये लो प्रेशर गेज है ना, लो प्रेशर गेज में आप R410, इफ़ यू वांट टू गैस चार्जिंग R32 R410, you can use this low pressure gauge because R410 and R32 pressure suction pressure only maximum only 140 psi, so you can use this because here mentioned 250 psi, but if you want to check high pressure, so you cannot this use, you can only this high pressure gauge use because R410 R32 high pressure 450 psi, so you cannot use this high pressure low pressure gauge। तो इंग्लिश में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, इसलिए मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं R410 के लिए तो आप लो प्रेशर गेज यानी कि लो प्रेशर गेज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका उसका प्रेशर होता है ना मैक्सिमम 140 psi होता है, 140 psi, तो आप इसको यूज कर सकते हैं लो प्रेशर गेज को। अगर आप डिस्चार्ज प्रेशर मापना चाहते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर, तो उसके लिए आपको हाई प्रेशर गेज यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो हाई प्रेशर होता है वो होता है लगभग 400 से 350 से 450 psi के अराउंड होता है। तो उसके लिए आपको ये हाई प्रेशर गेज ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 250 psi ही दिया गया है, 250 psi ओनली अवेलेबल है हियर। इससे ज़्यादा का प्रेशर आप नहीं नाप सकते हैं। तो डिस्चार्ज प्रेशर नापने के लिए आपको ये प्रेशर गेज यूज करना पड़ेगा, हाई प्रेशर। अब ये यूज कैसे करना होता है? अब देखिए यहाँ पर psi, अगर कई जो गेज होते हैं ना, गेज की जो मीटर होते हैं इसकी अलग अलग रीडिंग होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 0 है, 0, उसके बाद 50, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 150। तो अगर आपको R22 गैस चार्ज करना है, इफ़ यू वांट टू गैस चार्जिंग R22, सो हाउ टू यू रीडिंग हियर। तो यहाँ पर हर किसी को पता है कि R22 का जो प्रेशर होता है वो 60 psi से 70 psi होता है। तो यहाँ पर अगर प्रेशर आता है 50 psi, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, शायद दिख रहा है कि नहीं, 50 psi और 50 psi से, अब देखिए ना इसके बीच में जो है ना वो 5 psi का 5 psi इज डिफरेंस हियर इनसाइड। वो 5 psi का डिफरेंस है इसके अंदर। जो एक छोटा छोटा बिंदु दिया गया है ना, ये 5 psi, 5 psi, 10 psi, 15 psi, 20 psi, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये 50 psi यहाँ तक है। शायद दिख रहा है कि नहीं, 50 psi। और 50 psi के बाद में 55, 60, 65, 70, तो इस तरह से 5 का डिफरेंस है यहाँ पे।
तो अगर आप गैस चार्जिंग करना चाहते हैं R22, तो यहाँ पर आपको 50 PSI से आगे 1 2 सेकेंड स्टेप यहाँ पे है ना, सेकेंड स्टेप ये होता है 60 PSI। अगर यहाँ पर एक होता है कि यहाँ पर 10 20 30 करके होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है 10 20 30 PSI करके होता है, तो वहाँ पर भी आपको 50 PSI। अब देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर R22 R12 उसके बाद R410, तो इससे मतलब नहीं होता है। जो ऊपर का है ना, ये प्रेशर आपको देखना होता है, सिर्फ ऊपर का। अप साइड यू वांट टू रीडिंग ओनली अप साइड सी हियर 50 100 150 200 250 you want to any refrigerant you are charging. If you want to any refrigerant charging, only see here reading upside not inside, only you see here upside. You gas charging or you feel a pressure, any pressure, so see here only reading upside. तो ये 50 का प्रेशर है, 100 का प्रेशर है, 150 का प्रेशर है, इस तरह से। इसमें भी देखा जाए अगर, तो यहाँ पर 0 है, 0 PSI, उसके बाद 50 PSI, फिर 100, फिर 150। तो अगर आप R22 चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये 50 PSI है, 50 PSI से 60 यहाँ पर आपका आएगा 60 PSI, और यहाँ पर ये 50 PSI से 60 PSI यहाँ आएगा। R410 अगर चार्ज करना चाहते हैं तो R410 के लिए आपको 125 PSI यहाँ पे देख रहे हैं ना, 100 PSI के बाद 125 PSI बीच में है, 125 से 30 PSI चार्ज करना चाहिए R410। कुछ लोग कहते हैं 150 170 180 तक, नहीं, ये सब गलत होता है। 140 150 नहीं देना चाहिए। रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है ना, वो सिर्फ 125 PSI मैक्सिमम हो गया, 125 PSI। सी हियर 125 PSI। इफ़ यू वांट टू रेफ्रिजरेंट R410 रेफ्रिजरेंट चार्जिंग, हाउ टू नो हाउ मेनी प्रेशर R410? 125 PSI R410। तो 125 से 130 हो गया, मैक्सिमम 130 होता है। अगर 40 कोई किसी का अगर पंप हल्का फुल्का डाउन है या फिर चोकिंग है हल्का फुल्का, तो 140 PSI कर सकते हैं, नहीं तो 125 PSI बहुत होता है। 125 से मैक्सिमम 130 PSI R410 के लिए। और अगर आप R32 चार्ज करना चाहते हैं तो भी उसका भी सेम प्रेशर आप दे सकते हैं R410 की तरह। अब यहाँ पर हम समझते हैं हाउ टू यूज दिस पाइप। ये आई हैव ए थ्री लाइन रेड कलर एंड ब्लू कलर एंड येलो कलर। हाउ टू यूज दिस थ्री लाइनिंग एंड हाउ टू यूज दिस वाल्व, दिस ओपन वाल्व। सी हियर एंड हियर अवेलेबल रेड कलर वाल्व। हाउ टू यूज दिस, तो हिंदी में भी मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए ना, 3 लाइनें दी गई हैं और गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है। अगर मानिए कि अगर आप इस तरह से, मैं समझाऊं आपको, अगर आप यूज करना चाहते हैं लो प्रेशर गेज या तो आप यूज करना चाहते हैं हाई प्रेशर गेज, तो अगर मानिए कि पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, हाउ टू यूज दिस लो प्रेशर गेज। तो इसके जो लो प्रेशर गेज के नीचे ठीक लाइन जो है ना, ये लाइन, ओपन दिस। इफ यू वांट टू दिस यूज दिस लो प्रेशर गेज, सो डाउन हियर सी अवेलेबल लाइन, दिस लाइन, ओपन दिस लाइन, this line. This, if you want to use this gauge, low pressure gauge, and see here down this line, use air conditioner system, and a middle, this is the middle pipe, blue color, not any difference the color, only you see here
हिंदी बोलने में लगता है, इंग्लिश बोलने में कुछ लोगों को समझ में, मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, तो कोई बात नहीं। भाई कुछ कमेंट है, हीरो, हेलो डियर, हेलो डियर, यस शाह, अली हसन, सऊदी अरबिया में कहाँ से हो? भाई मैं रियाद में रहता हूँ, सऊदी अरबिया में रियाद में रहता हूँ। यस शाह पाकिस्तान, अच्छा आप यस शाह पाकिस्तान से हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद आदिल, हाय सर, हाय ब्रो, कैसे हैं? तो यहाँ पर ये लो प्रेशर के गेज के नीचे वाला, अगर ये गेज यूज करना चाहते हैं तो इसके ठीक नीचे वाला लाइन ये एयर कंडीशनर सिस्टम में लगाएंगे, यानी कि सक्शन लाइन में। जो भी यूज करना चाहते हैं, सक्शन लाइन में, डिस्चार्ज लाइन में, जो भी यूज करना चाहते हैं, तो ये लाइन आपको लगाना है सक्शन लाइन में, गैस चार्जिंग सिस्टम में। दिस लाइन यूज इन द सिस्टम रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन एनी यू वांट टू यूज, तो ये सिस्टम में लगाना है। और बीच वाला जो होता है ना, बीच वाला, दिस इज द मिडिल पाइप, ये आप यूज करते हैं सिर्फ सिलेंडर में लगाने के लिए, यानी कि अगर वैक्यूम करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू वैक्यूम, सो दिस लाइन यूज मिडिल लाइन यूज, बिकॉज दिस इज द मिडिल लाइन, दिस इज द कॉमन लाइन, दिस इज द कॉमन लाइन, ये कॉमन लाइन, एंड दिस कॉमन लाइन यूज ओनली सिलेंडर आर यूज इफ़ यू वांट टू वैक्यूम, तो ये वैक्यूम के लिए यूज किया जाता है ये लाइन, सेंटर वाला लाइन, मिडिल वाला। ये मैं खोल के दिखा दूँ, लॉट्स ऑफ लव गॉड वर्क ब्रो, तो साहिर कंबो, ओके ब्रो। तो ये बीच वाला लाइन है ना, बीच वाला हमेशा सिलेंडर में यूज किया जाता है। अगर वैक्यूम कर रहे हैं तो वैक्यूम के लिए वैक्यूम पंप में लगाएंगे, अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो उस समय ये गैस सिलेंडर में लगाएंगे। ये लाइन बीच वाला, सेंटर वाला लाइन कॉमन होता है। और ये लाइन आपको गेज के ठीक नीचे है ना, गेज के ठीक नीचे है, ये लाइन यूज करना है आपको सिस्टम में, चाहे एयर कंडीशनर हो, रेफ्रिजरेटर हो या फिर डीप फ्रीजर हो, उसमें गैस चार्जिंग के लिए ये लाइन यूज किया जाता है। अब येलो कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है, कोई भी पाइप कहीं भी लगा सकते हैं, एनी पाइप, एनी तो ये पाइप आप यूज कर सकते हैं सिस्टम में। और बीच वाला हो जो होता है ना, ये यूज करते हैं हमेशा सिलेंडर में या फिर वैक्यूम करने के लिए। अब ये देखना है कि आप ये लाइन कहाँ यूज करते हैं, ये लाइन रेड कलर का। तो जैसे आप ये गेज के ठीक नीचे वाला लाइन ना सिस्टम में लगाते हैं, उसी तरह से ये रेड कलर वाला भी लाइन आप सिस्टम में लगाएंगे। और बीच वाला लाइन हमेशा कॉमन होता है, बीच वाले को हम सिलेंडर में लगाएंगे या फिर हम इसे लगाएंगे वैक्यूम करने के लिए, बीच वाला कॉमन होता है। अगर ये गेज यूज करना चाहते हैं तो इस गेज को आप लगाएंगे सिस्टम में, इस लाइन को, यानी कि गेज के ठीक नीचे वाला लाइन हम सिस्टम में लगाते हैं। आफ्ताब अंसारी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपकी वीडियो से मैं भी बहुत सीखा हूँ। थैंक यू आफ्ताब अंसारी, आप हमारी वीडियो से कुछ सीखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पेज पर, हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आफ्ताब अंसारी आप कहाँ से हैं ब्रो? अब यहाँ पर देखिए ना, अब दोनों गेज का कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि दोनों गेज का यूज किया जाता है एक साथ में। ये कैसे होता है? तो ये हाई प्रेशर गेज होता है, ये लो प्रेशर गेज होता है। तो किसी किसी सिस्टम में सक्शन लाइन में भी वाल्व दिया जाता है और डिस्चार्ज लाइन में भी वाल्व दिया जाता है। तो गैस चार्ज करते समय आपको पता लग जाएगा कि हमारा सिस्टम चोकिंग है, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो भी उसी समय आप समझ पाएंगे। हेलो सर, क्या हाल है? जी बहुत अच्छा है, आप अपना बताएं कैसे हैं? आफ्ताब अंसारी, कोलकाता से हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोलकाता से हैं। और आप, इनका नाम अरबी में लिखा हुआ है। हेलो सर, क्या हाल है जी? आप अरबी में लिखे हैं, अरबी में पढ़ नहीं पाता हूँ। अरबी में बोल तो सकता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ अरबी।
तो अगर आप दोनों गेज एक साथ में यूज करते हैं तो उस समय आपको, जैसे प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो, गैस चार्जिंग कर रहे हो, तो उस समय आपको दोनों गेज यूज करना होता है। जैसे कि सक्शन लाइन में ये लो प्रेशर गेज आपने गैस चार्जिंग के समय सक्शन लाइन में ये आपने लगाया, जो कि जब हम गैस चार्जिंग करते हैं तो वहाँ पर सक्शन प्रेशर बताएगा ये प्रेशर। और ये हम गेज लगाएंगे डिस्चार्ज लाइन में, जो कि डिस्चार्ज लाइन में, जैसे कि एग्जांपल मैं दे दूं यहाँ पर कि अगर R22 गैस चार्ज कर रहे हैं तो R22 का जो प्रेशर होता है सक्शन प्रेशर, जब गैस चार्जिंग कंप्लीट हो जाए। विजय सिरसा जी, विजय सिरसा बताइए कैसे हैं आप? विजय बिश्नोई। तो अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं R22 तो आपको ये गेज यहाँ पर सक्शन लाइन में लगाना है और ये हाई प्रेशर गेज आपको डिस्चार्ज लाइन में लगाना है। अब यहाँ पर देखिए सक्शन प्रेशर जो होता है R22 का 60 से 65 PSI होता है। मैं 70 नहीं बोलता हूँ, 70 कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है एसी में, तभी वो 70 PSI तक जाता है, नहीं तो 70 PSI मैं नहीं बोलता हूँ। 60 से 65 PSI होता है, उसमें सक्शन अच्छे से आ जाता है और कूलिंग परफेक्ट करता है। 60 से 65 PSI हार्ड गर्मी में, जैसे कि जुलाई अगस्त में हार्ड गर्मी पड़ती है तो उस समय 65 PSI बहुत है। अगर आपका सिस्टम चोकिंग नहीं है, कंप्रेसर परफेक्ट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये लो प्रेशर गेज हम सक्शन लाइन में लगाते हैं तो यहाँ से 60 से 65 PSI के बीच में होना चाहिए इसका प्रेशर। अब डिस्चार्ज प्रेशर हम क्यों लगाते हैं? डिस्चार्ज प्रेशर जो उसका होना चाहिए R22 का, वो 250 से 350 PSI के बीच में होना चाहिए, इसलिए दोनों गेज का यूज करते हैं हम वहाँ पर। 250 से 350 PSI हाई प्रेशर होना चाहिए R22 का हाई प्रेशर जो होता है ना, वो 250 से 350 PSI के बीच में होता है, लेकिन 350 PSI होता नहीं है, वो 250 से 300 PSI तक होता है। अगर इतना बता रहा है यानी कि R22 का लो प्रेशर 60 से 65 PSI, हाई प्रेशर 250 से 350 PSI के बीच में है तो सिस्टम परफेक्ट काम कर रहा है। यानी कि इफ़ यू वांट टू गैस चार्जिंग R22, सो how to know my system is perfect working, my system is working perfectly, how to know? So you use this gauge low pressure यानी suction line, you want to this gauge use only suction line and this gauge use high pressure discharge line. So if you want to gas charging R22, सर सलाम, वालेकुम सलाम शोएब खान, कैसे हैं? ऐवा नाम जी तो यहाँ पर मैं इसे रख के जाता हूँ। तो ऐवा नाम So I change the location now. So see here, if you want to use the low pressure gauge suction line R22, so see here R22 suction pressure 60 to 70 PSI, 65 PSI, and here high pressure gauge, high pressure R22 high pressure 250 PSI to 350 PSI। तो इसको ना 250 से 350 PSI होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि हमारा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। कैमरा थोड़ा सा दूर कर दो शायद। तब हम समझे कि हमारा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। अब ये जो वाल होता है ना, वाल का यूज कैसे करते हैं? हाउ टू यूज दिस वाल? दिस इज द ओपन वाल। इफ यू वांट टू गैस चार्जिंग, ओपन दिस वाल। If you want to use this low pressure gauge, open this,
and if you want to use high pressure gauge, open this because this is the close and this is the close. This pipe used in cylinder. If you want to vacuum this pipe, this is the middle pipe because this is the manifold valve. तो सर सलाम सोहेब भाई, अब्ताब आलम भाईजान, आप कहाँ से हो? जी मैं यूपी गोरखपुर से हूँ, लेकिन इस समय मैं सऊदी अरेबिया में जॉब करता हूँ, यहीं पर रहता हूँ सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया के रियाद में। तो ये वाला लाइन यूज करते हैं सिलेंडर में हमेशा, बीच वाला लाइन सिलेंडर में। या फिर सर 3 फेज़ की वायरिंग कनेक्शन के बारे में बताएं। अब देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं 3 फेज़ की वायरिंग कैसे होती है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, अभी इसका काम तो हो गया है। अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं इस गैस से, तो ये वाला वाल आपको खोलना है ब्लू कलर का, ये वाला वाल। और ये वाला अगर आप हाई प्रेशर गेज यूज करते हैं तो ये वाला वाल आपको खोलना है। ये वाला अगर यूज करते हैं तो इसके ठीक नीचे वाला लाइन, ये वाला लाइन आपको लगाना है सिस्टम में। अगर लो प्रेशर गेज यूज करते हैं ब्लू वाला, तो इसके ठीक नीचे वाला लाइन आपको लगाना है सिस्टम में। बीच वाला आपको लगाना है, वैक्यूम कर रहे हैं तो वैक्यूम पंप में लगाना है। अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो ये आपको सिलेंडर में लगाना है। अब इसका काम तो हो गया। अब थोड़ा सा हम आपको अब्ताब आलम 3 फेज़ से, आपका नाम क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका नाम ये अरबी में लिखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ 3 फेज़ के बारे में। अभी तो प्रैक्टिकल नहीं बता सकता क्योंकि मैं इस समय मैं रिसेप्शन में हूँ, इस समय अपने ऑफिस में हूँ। तो मैं 3 फेज़ के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ कि 3 फेज़ का कनेक्शन कैसे होता है, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि 3 शहबाज। ओके शहबाज ब्रो, थोड़ा सा मैं समझा दूँ 3 फेज़ के बारे में कि 3 फेज़ की वायरिंग कैसे की जाती है। जो डक्टेबल एसी हो ना, वैसे डक्टेबल जो 3 टन से ऊपर का एसी होते हैं उसमें 3 फेज़ का यूज किया जाता है। अब देखिए 3 फेज़ का यूज कैसे किया जाता है, कनेक्शन उसका कैसे होता है, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा समझा दूं, ताकि हो सकता है कि अगर आप देखे होंगे सिस्टम को तो आप समझ पाएंगे। तो 3 फेज़ की जो वायरिंग होती है ना, पहले 3 फेज़ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये होता है ना, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। 2 फेज़ में क्या होता है, एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है। लेकिन 3 फेज़ में न्यूट्रल नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक लाइन 1, लाइन 3 और लाइन 2, लाइन 3 होता है। तो क्या होता है कि मेन एमसीबी से निकल करके, समझिए ध्यान से समझ लीजिए शाहबाज ब्रो, ध्यान से समझ लीजिए 3 फेज़ का कनेक्शन आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जो 3 फेज़ का कनेक्शन होता है या फिर सिंगल फेज़ का कनेक्शन होता है, यहीं से समझना ज़रूरी होता है कि मेन सप्लाई कहाँ से निकल रहा है और कहाँ पे जा रहा है। मोहम्मद शहनवाजुद्दीन जी, सलाम अलैकुम, आप कैसे हैं? तो 3 फेज़ का कनेक्शन जो एमसीबी से निकलता है ना, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, आउटडोर में जाता है। आउटडोर में एक कॉन्टेक्टर लगा होता है, 3 पोल कॉन्टेक्टर, जिसमें होता है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। एक तरफ से इनपुट जो होता है, इस तरह से इनपुट होता है ना, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 मेन कॉन्टेक्टर में जाता है। और कॉन्टेक्टर से जो दूसरी तरफ से निकलता है ना, वो होता है, क्या होता है, T1, T2, T3, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। वो कहाँ पे जाता है, यानी कि मेन सप्लाई जो जाता है ना 3 फेज़ का, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्टर पे जाता है। अब कॉन्टेक्टर से दूसरी साइड से जो निकलता है ना, वो डायरेक्ट कंप्रेसर के टर्मिनल पे जाता है। उसमें देखिए ये कॉमन स्टार्टिंग रनिंग नहीं होता है। 3 फेज़ का जो कंप्रेसर होता है उसमें कॉमन स्टार्टिंग रनिंग नहीं होता है, जो कि सिंगल फेज़ में होता है। ऐसा जो 3 फेज़ होता है ना, 3 फेज़ में होता है टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, जो कि कॉन्टेक्टर से सीधा निकल करके दूसरी साइड से निकल करके कंप्रेसर को जाता है। ये तो समझ में आ गया कि मेन एमसीबी से निकलता है, कॉन्टेक्टर में जाता है, कॉन्टेक्टर के इनपुट में, और आउटपुट जो निकलता है वो सीधा कंप्रेसर में जाता है। अब देखिए डायरेक्टली सप्लाई कंप्रेसर को मिल गया है, इंडोर से कोई मतलब नहीं है। 3 फेज़ का 3 फेज़ जो कंप्रेसर को रन करवाने के लिए होता है ना, वो ऐसा होगा 50 रियाल इंताती आमिल हो आती है और मकसाला हसल सरफ है ना वहाँ पे मौजूद बिल्ला। ओके, कैसे बंद हो गया है। जो 3 फेज़ का होता है ना, वो डायरेक्टली कंप्रेसर को
नेटवर्क क्यों कट रहा है भाई? इस पे माँ भी मालूम शक्कर की प्यादा सबा का। कोई बात नहीं। तो 3 फेज की सप्लाई जो एमसीबी से डायरेक्ट कंप्रेसर को पहुंच गया, लेकिन वो चलेगा नहीं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर से इनपुट और आउटपुट कंप्रेसर को चला गया सप्लाई, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। कब तक? जब तक कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्टर को ऑन आप मैनुअली करके भी चेक कर सकते हैं। कैसे? कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, उसमें बीच में एक हाँ ना पर कर लें। हाँ हाँ भाई बोलो। क्या चीज़? क्या चीज़? हाँ तो मैं इस समय लाइव में हूँ, इसलिए अगर आ रहे हो क्या अभी? हाँ फिर? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। वाईफाई का पासवर्ड निकालना इतना आसान नहीं है, वो सबके बस का नहीं है, आप नहीं निकाल सकते। ये सब फेक होता है, ऐसा कुछ नहीं हो। नहीं नहीं, कोई भी कोई नहीं नहीं नहीं, वो सब साले फेक होते हैं। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि वाईफाई का पासवर्ड आप निकाल लो किसी का, या नहीं 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 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये कोई सवाल ही नहीं है किसी के वाईफाई का पासवर्ड आप निकाल लो या फिर किसी का वाईफाई आप यूज कर लो जो प्राइवेट है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं बना है। नहीं नहीं, वो हैक करने वाले, वो हैकर अलग होते हैं, वो सबके पास की बात नहीं है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एप्लीकेशन ऐसा नहीं है जिससे आप वाईफाई का पासवर्ड निकाल लो। ओके ओके। كلم نت يا شيخ. كيف هذا سكر على طول؟ नेट سكر ما في मालूम كيف. ये शगल ला ला नहीं सकल। तो यहाँ पे मैं बता दूँ 3 फेज की सप्लाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग के लिए, क्योंकि मैं आप भी डिस्टर्ब हो गए, मैं भी डिस्टर्ब हो गया। तो वाईफाई जो होता है ना, मैं वाईफाई बोल रहा हूँ। तो एमसीबी से कंप्रेसर को सप्लाई मिल गया है, लेकिन वहाँ पर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। कब तक? एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, खलास रो रो रो, तो बीच में वो एक पॉइंट होता है स्टार्ट करने के लिए, जो जिसे प्लंजर कहते हैं। अगर उस प्लंजर को स्क्रू ड्राइवर से प्रेस किया जाए तो कंप्रेसर चलने लगेगा। कंटिन्यू सर? जी जी मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यू। तो आप देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, जो 3 फेज का सप्लाई है ना, यहीं से आप समझ पाएंगे अच्छे से, इसलिए आप समझ लीजिए। तो आप जब स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 फेज की सप्लाई, ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 यहाँ पर रुका रहता है, और दूसरी साइड में इस तरह से प्लंजर होता है, देखिए इस तरह से। अब बीच में एक प्लंजर होता है जो कि यहाँ से लेकर के और दूसरे टर्मिनल तक शॉर्ट करता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर का यूज क्यों किया जाता है? कॉन्ट्रैक्टर की यूज सिर्फ शॉर्ट करने के लिए, ऐसे ऐसे शॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अभी कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास है, लेकिन कौन जाए लेने, पीछे के साइड मेरे बैग में है, वहाँ से मैं दिखा देता आपको कि किस तरह से यूज होता है, कैसे काम करता है। तो इस तरह से रुका होता है सप्लाई, और ज्यों ही ये प्लंजर को हम प्रेस करते हैं ना, प्रेस करते हैं तो यहाँ से सप्लाई पहुँच जाती है दूसरे टर्मिनल तक, यानी कि कंप्रेसर को पहुँच जाता है, कंप्रेसर चालू हो जाता है। क्योंकि और कंप्रेसर को 3 फेज के लिए ऐसा नहीं होता है कि इंडोर के पीसीबी से निकल करके सप्लाई जाता है तब कंप्रेसर को ऑन करता है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ वो कमांड लाइन एक भेजा जाता है कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए, उसको मैं बाद में बताऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि 3 सप्लाई रहता है, ऐसे रुका रहता है, और जब कॉन्ट्रैक्टर को प्रेस करते हैं तो ये सप्लाई यहाँ पहुँच जाता है और कंप्रेसर ऑन हो जाता है। लेकिन अब बार बार स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करने कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा ऐसा। इसलिए कंपनी ने 3 फेज के एसी में कंपनी ने ऐसा बनाया है सिस्टम कि होता क्या है कि इनडोर में सप्लाई जाता है, तीन सप्लाई 3 फेज सप्लाई गया, आउटडोर में 3 फेज सप्लाई गया। अब आउटडोर से इनडोर को न्यूट्रल और लाइन सप्लाई आता है इनडोर को ऑन करने के लिए।
यानी कि पहले आउटडोर में कनेक्शन जाता है, आउटडोर से फिर न्यूट्रल सिंगल फेस आता है। अब यहाँ से देखिए एमसीबी से आउटडोर को 3 फेस सप्लाई जाता है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। लेकिन वहाँ से वापस इंडोर में 2 वायर आते हैं, न्यूट्रल और लाइन, न्यूट्रल और लाइन 2 सप्लाई आते हैं इंडोर को ऑन करने के लिए, जो कि सिंगल फेस पे काम करता है। अब 2 वायर वापस आते हैं आउटडोर से इंडोर में। अब इनडोर से फिर एक वायर वापस जाता है कहाँ पे, आउटडोर के सीधा कॉन्टेक्टर पे जाता है, कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए। बीच में ये जो हमारा हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो कट ऑफ करता है उसके लिए लगा होता है, तो छोटे छोटे होते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा, लाइव में बताऊंगा तभी समझ पाएंगे, बिल्कुल दिखा करके समझाऊंगा तब आप समझ पाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि आउटडोर से 2 सप्लाई इंडोर में आता है, इंडोर ऑन होता है और 2 मिनट के बाद पीसीबी जब आउटपुट सप्लाई रिले निकालता है ना, इसमें भी रिले 3 फेज में भी रिले लगा होता है इंडोर में, चाहे वो स्प्लिट एसी का जो मिनी स्प्लिट हो या फिर बड़ा डक्ट वाला स्प्लिट हो, डक्ट वाला जो कैसेट एसी हो, कोई भी हो, सब में रिले लगा होता है, सब में पीसीबी लगी होती हैं। तो वहाँ पर जो आउटपुट सप्लाई निकालता है ना, वो सीधा कॉन्ट्रैक्टर पे जाता है। कॉन्ट्रैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 24 वोल्ट पे वर्क करता है, एक होता है 220 वोल्ट पे वर्क करता है, एक होता है 12 वोल्ट पे वर्क करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग तरह के होते हैं। तो आपके एसी में कौन सा कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, वैसे ज़्यादातर मैं देखा हूँ 220 के करंट पे जो उसका कॉइल होता है ना, 220 के कॉइल होता है, मैग्नेट बनाता है, तो वो प्लंजर नीचे दब जाता है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर का। अब कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई 220 का करंट जाता है, उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। कब ऑन होता है, जब पीसीबी आउटपुट सप्लाई निकालता है। पीसीबी आउटपुट सप्लाई निकालता है तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है और प्लंजर नीचे दब जाता है और 3 फेज सप्लाई रुकी रहती है और 3 फेज सप्लाई निकल करके कंप्रेसर को चला जाता है और कंप्रेसर चलने लगता है। उसके बाद रूम में जब कूलिंग हो जाता है ना, सेम बाकी इंडोर का जो काम होता है बिल्कुल सेम वैसे ही करता है, जो मिनी स्प्लिट काम करता है, विंडो जैसे काम करता है, उसी तरह से इंडोर भी काम करता है, सिर्फ आउटडोर का तरीका अलग होता है। तो होता क्या है कि जब रूम में कूलिंग हो जाता है, मेंटेन हो जाता है पूरा, जैसे आप 16 डिग्री टेम्परेचर पर रखे हैं या फिर आप 22 डिग्री टेम्परेचर पर रखे हैं, जब उतना पहुंच जाता है, अंकित राज, एसी गैस चेंज करें नाकाम बाद भी कूलिंग, अच्छा एसी गैस चेंज करने के बाद भी कूलिंग नहीं देता है अच्छा से, 12 आवर्स भी चलने पर भी रूम कूल नहीं हो रहा है। अच्छा अंकित राज, मैं भी आपको थोड़ा समय बता रहा हूँ अभी, तो ये 3 फेज का मैं कंप्लीट कर लूँ इनका। तो जो रूम में कूलिंग हो जाता है ना, तो उसी तरह से रिले क्या करता है कि कट कर देता है सप्लाई, जैसे मिनी स्प्लिट में काम करता है उसी तरह से रिले कट कर देता है सप्लाई, और जो कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई मिला था वो सप्लाई कट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का जब सप्लाई कट होते ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर ऊपर चला जाता है, उसका प्लंजर ऊपर चला जाता है, यानी कि कंप्रेसर को जो 3 फेज सप्लाई था ना वो ब्रेक हो गया, सप्लाई ब्रेक हो गया, कंप्रेसर बंद हो गया। अब वहाँ पर क्या होता है ना कि जब फिर से रूम में गर्मी होती है, गर्मी होने के बाद तुरंत फिर क्या करता है, रिले आउटपुट सप्लाई देता है और प्लंजर नीचे दब जाता है, और जो ही प्लंजर नीचे दब जाता है तभी आसिना सभी आता अभी अव्वल पे आता हिना माफी क्वाइस आसिना रखी बात सो कुल मना इजलिसीना अलीना इंत इजलिसीना। اسمع هذا استقبال، هذا هو محل التصوير. ابو محمد جوا بيلاقي منكم محلك ومنكم محلنا. बस सोया في باقي خلاص. ما تقول لي شويه كل يوم يقول لك ما تقول مسوي هذا هنا. सोया في باقي خلاص. استهبل انت ولا شنو؟ ده محل شغل، انت روح فوق، روح هنا الساعه 12 اعمل اي حاجه، لكن هذا يجي بابا مشكله. تمام تمام. تعال من هنا كلامي ده هو صح والله كلامك صح. الساعة 12 يا ابني، الأصدقاء كل نامت. ايوه أنا ما بينيهم مرة، ما الناس بينيهم كل نامت، كيف يطلع كده الله؟ لا بالليل هو مكيف في خرمان، بالليل الساعة 11 أنا صلى بالليل الساعة 11 هو مكيف خرمان. يا اخي انت كل يوم تسوي. نعم نعم. هذا الوقت هذا استقبال ماشي جاي، ابو محمد يجي جاي، ماجد اي نفر يجي هنا، ايش مشكله؟ عارف يجي عميل يجي يلقى مكيف هنا، يلقى خربان كله اغراض كده،
وين أغلط؟ هذا واحد في موجود هنا. هذا كيف هذا مويه هذا هنا. لا هذا ما في أكياس. هذا مويه تجر هنا مكان. رامش. خلاص تمام. رموز اسمع الكلام يا رموز. اسمع الكلام عشان أنا ما أسوي لك. أي خلاص طيب. كلام مدير لازم. تمام. سووا بالك انت كلم في الليل كلم خلاص هذا كم نفر دحين شو 133 والله كلم ده بالليل انت كلم मुश्किल है तो जब रूम में खली वल्ली रूम में जब कूलिंग هنا ना सोफ आगे هذا شغل आगे خلاص يلا أنا أروح مكان ثاني. يا عم تروح مكان ثاني تقول هنا ما عندي مشكلة معك. أنا ما عندي مشكلة. أنا الليل برنامج خلينا تعال لا أنا مكان ثاني ركيب أنا سم تمام. सो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग. मैं थोड़ा सा मैं आप भी डिस्टर्ब हुआ और आप भी डिस्टर्ब हुए. तो जब रूम में कूलिंग हो जाती है मेंटेन. لا ده بيعمل فيه أنا بعرفه بيعمل في المقاطع بتاعته. जब रूम में कूलिंग मेंटेन हो जाती है ना तो फिर से क्या करता है रिले आउटपुट सप्लाई देता है और फिर से प्लंजर वो नीचे दब जाता है और फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाता है. इस तरह से काम करता है. बाकी मैं वीडियो में दिखा करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है तभी आप समझ पाएंगे. استمر 100 very good. तो ولا اسمه ولا انا كلام مكيف يجيب ميه والله هذا كله بره. انت دعاني يسوي مكيف انا كلام مكيف. الانواع بالمية مية فيه الانمية مية فيه عم سنة بالليل أنا صلى الانمية مية فيه. هذا دحين مظبوط ما ايش مظبوط؟ لا الانمية مية فيه ما بيجي. ما في ما بيجي بس غسالة भी. انت ما في غسالة؟ لا غسالة لا غسالة आपको बदला तो ज़्यादा في मालूम मकान आपका ज़्यादा. मकान आपका ज़्यादा इब्ता कुल्लू रकीब هنا ما في مكان وين रकीब. كلم بس ما كلم بعدين يجي زعلان. एसी गैस चेंज करने के बाद भी कूलिंग नहीं हो रहा है. अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कूलिंग सिस्टम कब नहीं करता है. डेट टन LG AC नॉट कूलिंग वेल इन 150 से 160 स्क्वायर फीट. डेट टन AC 150 से 160 स्क्वायर फीट तो फिर भी सही है. रूम हैविंग 3 डोर इन रूम बट ऑन नॉट फ्रिक्वेंटली एंड वी जस्ट चेंज द फुल गैस बिकॉज R32. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड हाउ टू आई ट्रेस द प्रॉब्लम. देखिए ना ऐसे में होता है कि अगर R32 हो या फिर R22 हो R410 हो कोई भी रेफ्रिजरेंट हो अगर ऐसा होता है कि 3 डोर है 4 डोर है अगर डोर बार बार खुल रहा है तो आप वहाँ पर 2 टन का 2.5 टन का भी AC लगाते हैं तो वहाँ पर कूलिंग परफेक्ट नहीं करेगा. तो उसके लिए अगर ऐसा भी होता है जैसे कि ना यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एग्जाम्पल में. अगर इस तरह का रूम है जैसे कि बाहर में इस सनलाइट सीधा यहाँ से आता है. देखिए सनलाइट सीधा यहाँ से आता है. अगर इस तरह का आपका हॉल है कि सनलाइट ठीक आपकी दीवार पे पड़ रहा है तो ऐसे में AC आपका कूलिंग नहीं करेगा सही से चाहे वो जितना भी बड़ा AC हो. तो वहाँ पर कूलिंग आपको फिर अगर बड़ा रूम है या फिर छोटा रूम है वैसे तो कूलिंग अगर मानिए कि जो आधे घंटे में करता है वो 1 घंटे में कूलिंग. तो इधर प्रॉब्लम है क्योंकि म्यूजिक ना कॉपीराइट आ जाएगा मुझे इसलिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से. अदर म्यूजिक मुश्किल ही ना लीजिए. अब यहाँ पर मैं डिटेल्स में आपको बता दूँ थोड़ा सा. कोई ना लोकेशन पर आप ध्यान ना दें सिर्फ आप कंटेंट पर ध्यान दें जो मैं बता रहा हूँ. तो वहाँ पर अगर क्या होता है ना कि अगर रूम में कूलिंग नहीं हो रहा है तो समझ लिए कूलिंग क्यों नहीं होता है. आपने बताया कि 1.5 टन का AC है गैस भी फुल है और रूम भी आपका परफेक्ट है लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं हो रहा है. अगर मानिए कि इस साइड से अगर आपका सनलाइट सीधा आपकी दीवार पे पड़ रहा है दोपहर के टाइम में इधर से भी आपका सनलाइट पड़ रहा है दीवार में और छत में भी सनलाइट अगर पड़ रहा है तो ऐसे में आपका एयर कंडीशनर अच्छे से कूलिंग नहीं करेगा. इसको समझ लीजिए. और बाकी अगर सनलाइट अगर एक दीवार से आ रहा है और उसी दीवार में AC भी लगा है तब समझिए तब भी कूलिंग सही से नहीं करेगा AC.
अंकित राज कंटिन्यू। जी जी, मैं कंटिन्यू में बोल ही रहा हूँ। कोई बात नहीं, लोकेशन पर ध्यान मत दीजिए। लोकेशन जो भी हो, आप सिर्फ कंटेंट पर जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो एसी अगर आपका जिस दीवार में लगा है और उसी दीवार में सनलाइट दोपहर के टाइम में आता है, तो फिर समझ लीजिए दोपहर के टाइम में या फिर 2 बजे से 3 बजे 4 बजे तक अगर उस टाइम में अगर आता है वहाँ से सनलाइट, तो फिर एसी अच्छे से कूलिंग नहीं करेगा, ये समझ लीजिए। और बाकी अगर आपका रूम भी परफेक्ट है फिर भी कूलिंग नहीं हो रहा, तो उसमें गैस चेक करवाइए। अगर एसी थोड़ा सा पुराना हो गया है, जैसे कि मानिए कि 4 साल 5 साल पुराना हो गया है, अब कूलिंग करना कम कर दिया है, तो फिर आप चेक करवाइए कि आपका कंप्रेसर का पंपिंग तो डाउन नहीं हो गया है। कंप्रेसर का अगर पंपिंग डाउन होता है तो भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा। उसके बाद आप गैस चेक करवा लीजिए। अगर उसमें चोकिंग है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जो यूजर होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। वो सोचते हैं कि हमारा एसी अब कूलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो फॉल्ट होता है ना वो सिर्फ टेक्नीशियन ही समझ पाएंगे। होता क्या है भाई, कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है मैं ऐड करता हूँ। तो वहाँ पर आप गैस चेक करवा लें। गैस अगर कम है तो गैस को रिफिल करवाएं। अगर R410 R30 जो भी उसमें रेफ्रिजरेंट हो, उसे आप कंप्लीट गैस चार्जिंग करवा लें। गैस कम होने की वजह से भी ऐसा होता है। और कभी कभी जो यूजर होते हैं समझ नहीं पाते हैं, तो होता क्या है वहां पर कि कंप्रेसर चलते चलते में ना, कंप्रेसर चलते चलते बंद हो जाता है। अगर इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर है तो क्या होता है, वो बंद नहीं। ओके हेलो सर, आवाज़ अंकित आ रही राज। है? हाँ, और बताइए भाई कैसे हैं? हाँ जी सर, जी बढ़िया। बहुत आप बताओ? अच्छा है, चल रहा है एक एक दिन बस। सर स्टार्टिंग का तो समझ में आ गया जो भी मुझे। अब पहले मैं सिंगल फेज में कर रहा था, लेकिन अब मैं ना थ्री फेज में लगा हूँ। 2-3 दिनों से जा रहा हूँ। मैं आपकी आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। मैं कह रहा हूँ सर, मैं पहले सिंगल फेज अच्छा। में काम कर रहा था हम्म। पिछले 2 सालों से। और हाँ, सिंगल फेज के बारे में तो मुझे पूरी नॉलेज हो गई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना थ्री फेज वाला। अब तो मैं पिछले 2-3 दिनों हम्म। से इसी में जा रहा हूँ। हाँ, तो जिस साइट पे मैं लगा हूँ वहाँ पे अब एसी इंडोर टांगना है, और बस मतलब आउटडोर वगैरह रखा हुआ है, कनेक्शन करना है उसका। तो वही मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ अच्छा। नया था। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि फिर हाँ कनेक्शन। अच्छा सर, वो मल्टी वी आर भी है सर उसमें? मतलब एक आउटडोर से लगभग 7-8 इंडोर चल रहे हैं। जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज अच्छे से। मैं कह रहा हूँ सर, वो मल्टी वी आर भी है सर। एक आउटडोर से 7-8 इंडोर हाँ चल रहे हैं हाँ। स्प्लिट के। हाँ, तो वो बंदा बता रहा था मतलब लूप में वायरिंग होती है, एक इंडोर से निकल करके वायर हाँ दूसरी इंडोर हाँ, में उसका जाती है, वायरिंग, फिर हाँ दूसरी ऐसे में होता है जाती है। उसका वायरिंग। क्योंकि सिर्फ इंडोर रन करवाना होता है बस। और आउटडोर से जो गैस आता है ना, जो रेफ्रिजरेटर आता है, वो अलग अलग कूलिंग कॉइल में जो इंडोर होता है उसकी अलग 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 कूलिंग कॉइल में फैल जाता है जाके। अच्छा सर, मुझे लेकिन ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मतलब कि जिस इंडोर को मान लीजिए रूम कमरा नंबर 102 का हम चालू किए, तो सिर्फ उसी में ही गैस जाएगा और एसी बाकी मतलब और सारे रूम में गैस नहीं नहीं, जाएगा? वो ना या फिर सारे में एक्चुअली गैस कभी लगेगा? कभी ऐसा भी होता है, जो इंस्टॉलेशन होता है वो डक्टिंग टाइप में होता है। आउटडोर तो एक ही रहेगा, आउटडोर एक ही रहेगा। और डक्ट जो होता है ना, मोटा मोटा जो पाइपें होती हैं, जो बना डक्टिंग जो बनाया जाता है, वो सिर्फ अलग अलग रूम में, जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप देखे होंगे, सिर्फ वो फैन लगा होता है ऊपर में, वहां से कूलिंग फेंकता है। तो डक्टिंग टाइप होता है वो। एक आउटडोर से अलग अलग रूम में अलग अलग डक्ट भेज दिया जाता है। तो उस तरह से वो काम करता है। सिर्फ फैन हवा फेंकने के लिए वहां पे लगाया जाता है। और जो एक कूलिंग आता है ना, कूलिंग एक ही जगह से आता है, पूरे डक्ट में फैल जाता है। ऐसा होता है। सर 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 वो मैं जब काम सीख रहा था स्टार्टिंग में, तो वो वाला काम मैं कर रहा था डक्टिंग वाला, एक अच्छा। 1.5 महीने करके छोड़ दिया था। लेकिन अब जो मैं कर रहा हूँ ना, वो स्प्लिट लगा हुआ है। इंडोर जो है वो स्प्लिट टाइप का है, ये 1.5 टन का लग रहा है, पौना अच्छा। टन का लग रहा है इंडोर। हाँ, ये वाला। नहीं, इसके ऊपर तो उतना मैं काम नहीं किया हूँ अभी। कभी उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी काम नहीं किया हूँ। जो अलग अलग इंडोर और लगा सर हुआ है ना, उसके और सर ऊपर काम मेरे नहीं लिए किया हूँ ये अभी। और सर एक और नई बात ये भी है कि वो इन्वर्टर में है। अच्छा, इन्वर्टर में है। हाँ, अच्छा एलजी अच्छा। का है।
हाँ, तो उसके ऊपर मैं अभी काम नहीं किया। यहाँ पे हमारी जो कंपनी में ना ऐसा एसी अभी आया ही नहीं, मैं उसके बारे में भी काम नहीं किया हूँ। तो उसका आउटडोर अगर कैसा है, आप मुझे अगर एक बार आप मुझे दिखा पाते या फिर आप मुझे वीडियो के लिए भेज पाते तो मैं ज्यादा उसके बारे में बता पाता फिर अच्छे से। सर मैं कल जाऊंगा ना साइट पे, तो मैं वीडियोस इंडोर का जी। भी और आउटडोर का भी, जितने भी वायर वगैरह आए हुए हैं ना, सारी की वीडियोस भेज दूंगा। इंडोर से भी सर वो जैसे डिस्प्ले की जैक लगाते हैं ना, उस टाइप के 2-3 जैक निकल रहे, तो मैं सारे का फोटोज लेकर के भेजूंगा। हाँ, मुझे बना करके भेजिए वीडियो खींच करके, तो फिर ताकि मैं भी उसमें समझ पाऊँ कि क्या क्या है उसमें। बाकी काम करने का जो तरीका होता है ना एसी का, चाहे वो सिंगल फेस हो, चाहे वो थ्री फेस हो, चाहे डक्टेबल हो, कोई भी एयर कंडीशन, सारे सिस्टम एक ही जैसे काम करते हैं। एक ही जैसे होते हैं, बस कनेक्शन अलग कनेक्शन अलग 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 होता होते है हैं। बस। हाँ। हाँ जी जी, प्रिंसिपल तो सबका एक ही होता है। हाँ, बस। चलिए ठीक है सर, आप अपने टॉपिक को जी जी कंटिन्यू जी, कीजिए। ओके। मैं कल भेजूंगा आपके पास। ओके ओके। सर, थैंक यू सर, थैंक ओके यू सो मच। वेलकम। ओके थैंक यू वेलकम। सर। तो इस तरह से होता है कि अगर वैसे सिस्टम कूलिंग नहीं कर रहा है, मिनी स्प्लिट है, तो फिर आप ध्यान दें कि सनलाइट कहाँ से आ रहा है। अगर देखिए, अगर कूलिंग भी एसी सही से कर रहा है और दरवाजा आपका बार बार खुल रहा है, एक बार दरवाजा खुलता है ना, तो उसमें जो कूलिंग इकट्ठा होता है ना, कभी भी आप रेफ्रिजरेटर देखे होंगे, रेफ्रिजरेटर में अगर कभी भी हम दरवाजा खोल के पानी निकालते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं उसमें या फिर रखते हैं, जब खोलते हैं ना डोर को, तो उसमें से बहुत तेजी से धुआं जैसे जो निकलता है, उसमें से क्या निकलता है, सारा कूलिंग इकट्ठा हुआ रहता है, वो सारा कूलिंग बाहर निकलता है। उसी तरह से अगर जिस रूम में एसी लगा हुआ है, अगर वह बार बार खुल रहा है डोर, तो वहां से कूलिंग बाहर निकल जाता है बार बार। तो ऐसे अगर हो रहा है तो भी आपका एसी कूलिंग कूलिंग परफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सब रीजन होते हैं कूलिंग न करने के। और बाकी टेक्नीशियन के लिए अब मैं बता दूं कि अगर एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो फिर क्या क्या चेक करना चाहिए। यूजर के लिए तो उतना आप समझ नहीं पाएंगे, यूजर नहीं समझ पाएंगे उतना, लेकिन टेक्नीशियन के लिए कि अगर एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो क्या क्या चेक करना चाहिए। एसी अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो आप सबसे पहले गैस आपको चेक करना है। गैस आपको चेक करना है, तो वहां पर आप आउटडोर के पास जाते ही आप समझ पाएंगे कि गैस इसमें कम है। क्या पहचान होती है? डिस्चार्ज लाइन होता है ना, एक सक्शन लाइन होता है, एक डिस्चार्ज लाइन होता है स्प्लिट एसी में। मैं स्प्लिट से शुरू कर रहा हूँ। स्प्लिट काम करना आसान होता है, विंडो में थोड़ा दिक्कत होता है। विंडो भी आसान है, मतलब सेम होता है विंडो स्प्लिट जो भी हो। तो वहां पर क्या होता है, एक सक्शन लाइन होता है, एक डिस्चार्ज लाइन होता है। अगर डिस्चार्ज लाइन पे बहुत ज्यादा चिल्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है और उस पर बर्फ जम रहा है, तो फिर समझ जाइए सीधा कि गैस कम है एसी में, प्रेशर कम होने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है तो उसका रीजन अलग होता है, इसको भी समझ लीजिए। तो ये सब प्रैक्टिकल में समझाना आसान होता है और समझ में भी आता है। तो प्रैक्टिकल अभी फिलहाल तो मैं लाइव आया था थोड़ा सा कुछ और बताने के लिए, लेकिन भाई आप लोग क्वेश्चन पूछ लिए तो उसके बारे में भी बता दे रहा हूँ मैं। तो कूलिंग नहीं कर रहा है तो अब जा करके देखेंगे, अगर गैस कम होगा तो डिस्चार्ज लाइन पे, लिक्विड लाइन पे बर्फ जमेगा या फिर बहुत ज्यादा ठंडा होगा, तो फिर समझ लीजिए कि गैस कम है। इंडोर के बाद जब आप खड़े होते हैं हाथ लगाते हैं ऐसे, तो अगर उसमें गैस पूरा होता है तो वो एकदम चिल्ड हवा फेंकता है, एकदम हाथ लगाएंगे जैसे मालूम पड़ेगा कि बर्फ जम जाएगा हमारे हाथ पे, ऐसा होता है। तो इस तरह से फाइंड कर पाते हैं। अगर गैस कम होता है तो गैस चार्जिंग करेंगे। सक्शन लाइन पे अगर आइस आ रहा है तो उसको मैं बाद में बताऊंगा, और उसमें मैं प्रैक्टिकल बता रखा हूँ इसके बारे में, नहीं बताऊंगा तो भी कोई बात नहीं है। अगर ठंडा नहीं कर रहा है तो इंडोर में चेक करेंगे। इंडोर में कभी कभी ना, कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम कूलिंग तो कर रहा होता है, लेकिन कूलिंग कर रहा होता है लेकिन एयर अच्छे से नहीं फेंकता है। सर सक्शन में आइस क्यों आता है? जी मैं बताऊंगा अभी सक्शन में भी आइस क्यों आता है, उसे भी प्रैक्टिकल वीडियो में बना रखा हूँ, लेकिन इसमें भी मैं बता दूंगा, अच्छे से समझ पाएंगे आप। अगर अगर मानिए कि इंडोर में कूलिंग कॉइल में अगर बहुत ज्यादा गंदा है, उसमें गंदगी जमा है, सर्विस नहीं हुआ बहुत दिन से, तो एयर जब नहीं खींच पाएगा तो एयर फेंकेगा भी नहीं। इसलिए कुछ लोगों का कंप्लेन होता है कि एयर ठंडा एयर अच्छे से नहीं फेंक रहा है, तो ये रीजन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडोर का कूलिंग कॉइल अब चेक कहाँ से करना है। इंडोर का कूलिंग कॉइल, एयर फिल्टर, उसके बाद ब्लोअर। ब्लोअर का स्पीड आपको चेक कर लेना है कि ब्लोअर का स्पीड सही से चल रहा है कि नहीं। अब देखिए ये चीज
अभी एक चीज मैं यहाँ से ऐसा मैं समझाऊं कि आपके अच्छे से समझ में आएगा। आएगा उस्ताद ना रसोई वीडियो Raven سوي فيديو انت ركب نتها صور بس ايوه النت पे था लाइव Raven تعال अलहीन انت ले लीजिए تعال بس ايوه نعم روح جيب صف من 14 तो अभी लाइव मुझे बंद करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये 500 का नोट होता है जो कि सऊदी अरब का होता है। तो अभी मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा कुछ काम के लिए, तो अभी मैं लाइव बंद करना चाहता हूँ। और भाई साहब कैसे हो? जी मैं संजय कुमार में बहुत अच्छा हूँ। तो मैं फिर से लाइव आऊँगा अगली बार। अभी तो मैं बंद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। एक कंप्लेन है तो उसे मैं जा करके करके आता हूँ, तब तक भाई रात ज़्यादा हो जाएगा। अब कल मैं फिर से लाइव आऊँगा। तो अभी मैं लाइव बंद कर रहा हूँ। ओके, इस टाइम भी फुर्सत नहीं। जी जी अभी गर्मी चल रहा है, फुर्सत नहीं है इस टाइम, इसलिए मैं देखिए इसी कपड़े में रेडी हूँ मैं लाइव हमेशा काम करने के लिए। तुरंत कॉल आता है, तुरंत मुझे जाना पड़ता है।